हेलो नमस्कार, मैं हीराजी शंकर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य व्यवस्था की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के कारण संघ सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो मंत्रिपरिषद का हेड होने के नाते प्रधानमंत्री काफ़ी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रधानमंत्री की शक्तियों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हुए पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्ति है। तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्ति, मंत्री परिषद के संबंध में शक्ति। देखिए, भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है लगभग वही स्थिति भारत में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में ये कहा जाता है कि वह समानों के बीच प्रथम है, वह समकक्षों के बीच प्रथम है। लॉर्ड मार्ले का ये कथन भी है इस संबंध में। लॉर्ड मार्ले क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कि प्रधानमंत्री हैं वो समकक्षों में या समानों में प्रथम है। प्रधानमंत्री समान या समानों में प्रथम है, यानी कि प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिपरिषद में क्या है कि मंत्रिपरिषद एक वृहद टीम है और उस टीम का केवल एक हिस्सा है प्रधानमंत्री, और उसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पद की स्थिति या भूमिका के संबंध में ये व्याख्या कहीं ना कहीं कमजोर है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में बदलती जा रही है और इससे भी आगे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है वह प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में बदलती जा रही है। यानी यूं कहें कि वर्तमान में शासन शक्ति की धुरी है वो प्रधानमंत्री बनता जा रहा है। तो आज के संदर्भ में अगर हम बोलें तो इसमें जेनिंग्स का कथन ज्यादा प्रासंगिक है। जेनिंग्स बोलते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कि प्रधानमंत्री है वह प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, ग्रह परिभ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिपरिषद में केंद्रीय है या केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है प्रधानमंत्री। और अब हम भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों को भारतीय अंदाज में पढ़ेंगे। और भारतीय अंदाज क्या है? तो हम ये कहेंगे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? देखिए, सनातन धर्म या पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा है वह सृष्टि का निर्माता है, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता है, जबकि विष्णु सृष्टि का संचालक है एवं महेश यानी कि शिव सृष्टि का संहारक है। यानी अगर शिव की तीसरी आंख खुल गई तो सृष्टि का संहार हो जाए। यस, वही स्थिति है भारत के प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में। यस, प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक कैसे है ये हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माता की भूमिका कैसे निभाता है। देखिए, जब भी नई सरकार का गठन होता है या यूं कहें कि लोकसभा के चुनाव के बाद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री
नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम होता है अपनी टीम का निर्माण। टीम का मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण। और वह मंत्रिपरिषद का निर्माण किस तरह से करता है? देखिए, वह अपने दल के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रखते हैं या किसी विषय में विशेषज्ञता रखते हैं, ऐसे संसद के दोनों सदनों में से सदस्यों को चुनता है और उनको वह मंत्री नियुक्त करवाता है। हालांकि मंत्री नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करता है? तो प्रधानमंत्री ऐसे संसद के सदस्यों की सूची बनाता है जिनको मंत्री बनाना है, यानी मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। तो निर्माता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वह क्या करता है? मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों का चयन करता है। देखिए, चयन और नियुक्ति में अंतर है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। यहाँ हमने शब्द जो लिखा वो चयन, और चयन का मतलब कि किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो जितने भी जो संवैधानिक बाध्यता है, कि संवैधानिक बाध्यता का मतलब कि मंत्रिपरिषद का आकार है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, हालांकि यह अधिनियम 2004 में लागू हुआ था, तो इस अधिनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन, केंद्र में जो निम्न सदन है वह लोकसभा, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो लिमिट कर दी गई है 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हाँ, और राज्यों में निम्न सदन कौन सा होगा? विधानसभा। तो राज्यों के संदर्भ में हम कहेंगे कि विधानसभा का 15%। तो इस प्रकार से जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री को लेने हैं, तो वह दोनों सदनों में से किसी भी व्यक्ति को है वो मंत्री के रूप में चयन कर सकता है। और दोनों सदनों क्या, वह संसद से बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, क्योंकि हमें पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन यदि नियुक्ति के समय ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की उसे सदस्यता लेनी होगी। तो इस प्रकार से किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। तो मंत्रियों का चयन हो गया है। उसके बाद में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना, ये भी प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। विभागों का बंटवारा का मतलब कि देखिए, शासन संचालन करने के लिए सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे वित्त विभाग है, जैसे रक्षा विभाग है, जैसे विदेश विभाग है, जिनको हम मंत्रालय भी बोलते हैं। तो किसको कौन सा विभाग मिलेगा, यानी किसको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, किसको विदेश मंत्री बनाया जाएगा, ये सब कुछ निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। और इसको हम बोलते हैं विभागों का बंटवारा। इसके अलावा न केवल विभागों का बंटवारा, वरन स्तर का निर्धारण ये भी प्रधानमंत्री ही करता है। स्तर का निर्धारण का मतलब कि किसी भी विभाग में कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा और कौन उप मंत्री बनेगा। यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। तो इनमें से कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा और कौन उप मंत्री बनेगा, ये निर्धारण भी किसका है? प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। इसके अलावा इन फ्यूचर भी अगर किसी का विभाग बदलना है तो इसमें भी प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका है। यानी अगर विभागों में फेरबदल करना है, विभागों में फेरबदल का मतलब कि किसी को वित्त मंत्री हटाकर विदेश मंत्री बना दिया जाए, या फिर किसी को विदेश मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो विभागों में फेरबदल करना ये भी प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। तो इन सब बातों को पढ़कर हम क्या कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक है। और अब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का विष्णु कैसे है। विष्णु का मतलब कि वो संचालक कैसे हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद की जो भी बैठकें होंगी, मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठकों की अध्यक्षता ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो संचालन में सबसे पहली बात तो हमने क्या देखी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के संचालन में क्या है कि मंत्रिपरिषद की जो भी कार्यवाही होगी, समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। मंत्रिपरिषद
कि कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बैठाता है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाता है या समन्वय स्थापित करता है, तालमेल या समन्वय स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के संचालन में प्रधानमंत्री की और क्या भूमिका है? तो प्रधानमंत्री है वो सभी मंत्रियों को निर्देशित और नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। वह किसी भी मंत्रालय में हस्तक्षेप कर सकता है, उनके कार्यों के ऊपर निगरानी रख सकता है। हालांकि कुछ मंत्रालय तो प्रधानमंत्री स्वयं भी रखता है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के संचालन में प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से मंत्रिपरिषद का संहारक भी है, यानी वो शिव भी है। तो वो कैसे हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब यहाँ गौर करने लायक बात है कि एक्चुअल में ये जो प्रसाद होता है ये प्रधानमंत्री का होता है, यानी प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक ही कोई मंत्री रह सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटा सकता है। यस, बर्खास्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करता है? तो प्रधानमंत्री कैसे किसी मंत्री को हटा सकता है? तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री है वो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र के लिए बाध्य कर सकता है। त्यागपत्र के लिए बाध्य करना या बोलना, त्यागपत्र के लिए बोल सकता है या बाध्य कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को कह सकता है कि आपको त्यागपत्र देना है, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो दूसरा तरीका है कि वह राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तो मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से किसी भी मंत्री को कभी भी प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी मंत्रिपरिषद का वो संहारक भी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कभी भी स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। देखिए, स्वयं अगर त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद की सेहत पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या किसी वजह से प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही हटा हुआ मान लिया जाता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने का मतलब कि सभी मंत्रियों को फिर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, अपने आप ही सभी मंत्रियों का त्यागपत्र माना जाएगा। देखिए, अगर किसी मंत्री का पद खाली होता है या मंत्री त्यागपत्र देता है तो पद रिक्त होता है। ध्यान दीजिए, दोनों में एक अंतर है। अंतर को समझते हैं कि मान लीजिए त्यागपत्र प्रधानमंत्री देता है तो क्या होता है, या कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो क्या होता है। देखिए, मंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो रिक्तता की स्थिति पैदा होती है, और प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो शून्यता की स्थिति पैदा होती है। यस, रिक्तता और शून्यता का मतलब कि मंत्री अगर पद त्याग करता है तो उसकी जगह उस रिक्तता को दूसरा कोई व्यक्ति भर सकता है। यस, संपूर्ण मंत्रिपरिषद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो फिर शून्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी फिर प्रधानमंत्री का कोई विकल्प नहीं है, फिर तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही पद से हटी हुई मान ली जाएगी। तो हम कहेंगे कि दोनों के त्यागपत्र में क्या अंतर है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से शून्यता की स्थिति पैदा होती है जिसको भरा नहीं जा सकता, और मंत्री के त्यागपत्र देने से रिक्तता की स्थिति पैदा होती है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति भर सकता है। तो इस प्रकार से स्वयं त्यागपत्र देकर वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का संहारक भी है, यानी कि विनाशक भी है। तो इस प्रकार से ये थी मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। और अब हम राष्ट्रपति के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री की स्थिति को जानेंगे, यानी राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है या क्या भूमिका है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के संबंध में।
देखिए, जैसा कि हमें पता है कि संविधान में राष्ट्रपति के नाम से जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो संघ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, संघ सरकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, वो नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करना ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री की शक्ति है। तो संबंध में सिफारिश, यानी फिर से दोहराएं तो कि राष्ट्रपति संघ सरकार से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां करता है वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री है वह मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में है, एक सेतु के रूप में है। प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है, यानी कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री की इच्छा से, बिना प्रधानमंत्री की परमिशन से राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्री राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपना त्यागपत्र पहले प्रधानमंत्री को सौंपते हैं और प्रधानमंत्री ही उस त्यागपत्र को फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है कि वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में और क्या शक्ति या दायित्व हैं? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की विधिवत व्याख्या करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की गई है, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य या दायित्व। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसके संबंध में है? तो वह राष्ट्रपति के संबंध में कर्तव्य हैं। और क्या कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संबंध में? तो इसमें 2-3 कर्तव्यों को हम गिनाएंगे। वो क्या क्या हैं जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के साथ जोड़ते हैं? सबसे पहले, सरकार की जो भी विधायी, सरकार द्वारा विधायी व जो प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं, सरकार के जो भी विधायी या प्रशासनिक निर्णय हैं, उन निर्णयों से अवगत कराना है। किसको? राष्ट्रपति को अवगत कराना। यस, इसी तरह अगर राष्ट्रपति ऐसे मामलों की जानकारी प्रधानमंत्री से चाहे तो प्रधानमंत्री ऐसे सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। देखिए, 2 बिंदु हैं। एक बिंदु में तो ये लिखा हुआ है कि संघ के कार्यकलाप से संबंधित जितने भी विधायी और प्रशासनिक निर्णय या प्रस्तावनाएं हैं उनसे वह राष्ट्रपति को अवगत कराएं। और दूसरा है, संघ सरकार के विधायी और प्रशासनिक कार्यकलाप हैं या ऐसी जो प्रस्तावना या निर्णय हैं, अगर उनके संबंध में राष्ट्रपति सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि ऐसी सूचना राष्ट्रपति को दे। तो इस प्रकार से विधायी एवं प्रशासनिक निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसके अलावा यदि कोई मंत्री है वह निर्णय लेता है, यानी व्यक्तिगत किसी मंत्री का व्यक्तिगत निर्णय है और उस व्यक्तिगत निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह कह सकता है कि इसको मंत्रिपरिषद में रखा जाए, विचार के लिए मंत्रिपरिषद में रखवाना, ये राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को बोल सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक ऐसा निर्णय है जो किसी मंत्री विशेष ने ले लिया है और राष्ट्रपति को लगे कि इसके ऊपर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को विचार करना चाहिए, तो वह प्रधानमंत्री को उस निर्णय के संबंध में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए बोल सकता है। तो इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य जो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से जोड़ते हैं।
और अब हम पढ़ेंगे कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है। देखिए, संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। तो अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि संसद के अधिवेशन है उसको बुलाने की जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यानी प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि संसद का अधिवेशन कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा तो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद के अधिवेशन यानी सत्र बुलाने और उसके समापन में जो निर्णायक शक्ति है वो प्रधानमंत्री की ही है। यस, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति है वह लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, ये भी शक्ति वास्तव में किसकी है? ये शक्ति भी प्रधानमंत्री की है कि वह कभी भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जब चाहे लोकसभा को भंग करवा सकता है। इसके अतिरिक्त संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की और क्या भूमिका या क्या स्थिति है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री है जो एक तरह से संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। यानी संसद का अगर नेतृत्व किसी के द्वारा किया जाता है तो वो प्रधानमंत्री ही है। देखिए, नेतृत्व कैसे? तो ध्यान देंगे कि हमने पढ़ा भी है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है, वो ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और उस दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि संसद में जिसके पास बहुमत है वह ही मंत्रिपरिषद बनाता है और उसी दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत होता है। संसद वैसे तो 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में तो कंफर्म बहुमत होता ही होता है, राज्यसभा में भी कुछ सीटें होती हैं और अगर राज्यसभा में अगर कुछ सीटें कम भी पड़ती हैं तो हम ये जानते ही हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में बहुत कम शक्तियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद की जो इच्छा है वह किसकी इच्छा है? एक तरह से मंत्रिपरिषद की इच्छा है, या यूं कहें इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा कि मंत्रिपरिषद की जो इच्छा है वो ही संसद की इच्छा है और जो मंत्रिपरिषद की इच्छा है वो प्रधानमंत्री की एक्चुअल में इच्छा है। तो जो प्रधानमंत्री चाहता है वही मंत्रिपरिषद करेगी और जो मंत्रिपरिषद चाहती है वही संसद करेगी। क्यों? क्योंकि संसद में इन सब का बहुमत है और बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता भी माना जाता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो सदन का नेता प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, यानी प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है। हाँ, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वह राज्यसभा में सदन का नेता माना जाएगा, लेकिन वह लोकसभा में किसी मंत्री को लोकसभा का नेता घोषित कर देगा या नियुक्त कर देगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री एक तरह से नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की और क्या स्थिति या क्या भूमिका या क्या शक्ति है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री है जो संसद के पटल पर, यानी प्रधानमंत्री है जो संसद के पटल पर सरकार की नीति रखता है, सरकार की नीति रखता है या नीति की घोषणा करता है। संसद को प्रधानमंत्री ही समय समय पर सरकार की नीतियों से अवगत कराता है। तो हम कहेंगे कि संसद के पटल पर सरकार की नीति को रखना या उसकी घोषणा करना ये भी प्रधानमंत्री का ही एक तरह से अधिकार है। तो इस प्रकार से संसद के संबंध में हम प्रधानमंत्री की कुछ इस प्रकार की शक्तियां गिनवा सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की और कौन कौन सी शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री को एक तरह से देश का सर्वप्रमुख नेता घोषित करती हैं। तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो हम पढ़ेंगे। अन्य और शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले तो हम सैन्य मामलों में देख लेते हैं कि सैन्य मामलों में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है या सैन्य शक्ति
प्रधानमंत्री की कितनी है। देखिए, वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि तीनों सेनाओं का अगर कोई राजनीतिक प्रमुख है, यानी तीनों सेनाओं के संबंध में अगर कोई व्यवहार में निर्णय करता है तो वो प्रधानमंत्री है। तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री है वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। यानी संविधान में जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी हैं सैन्य मामलों में, वो वास्तव में प्रधानमंत्री की ही हैं। तो प्रधानमंत्री ही तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के नाते भारत ने स्पष्ट परमाणु नीति घोषित कर रखी है और परमाणु शक्ति के प्रयोग के संबंध में भारत में परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन किया गया है। परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन किया गया है और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी भारत में प्रधानमंत्री परमाणु शक्ति के मामले में कितना शक्ति संपन्न है? तो परमाणु कमान प्राधिकरण जो कि परमाणु बम के प्रयोग का अधिकार रखती है, उस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत देश का जो न्यूक्लियर बटन है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो सैन्य मामलों में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही निर्णायक होती है। इसके अलावा रक्षा से जुड़े मामलों में भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है और वह है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो देश की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लेती है, महत्वपूर्ण सुझाव देती है। और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही संवेदनशील पद है। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और ये प्रधानमंत्री का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो देश की सुरक्षा के संबंध में अनेक सलाह है प्रधानमंत्री को समय समय पर देती रहती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैन्य मामलों में भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अन्य शक्तियों में और शक्ति कौन सी है? अन्य मामलों में हम देखेंगे कि विदेश नीति में भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री है वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, महत्वपूर्ण समझौते करता है। तो वैदेशिक मामलों में एक शक्ति तो प्रधानमंत्री क्या हुई कि वह विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री है जो विदेश नीति को आकार देता है। विदेश नीति को आकार देना ये प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, विदेश नीति के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ही सजग रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने तो विदेश मंत्रालय स्वयं अपने पास ही रखा था, जिससे कि भारत की विदेश नीति को एक सुनिश्चित दिशा दी जा सके। और इसी तरह वैसे वर्तमान मोदी सरकार में विदेश मंत्री अलग से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदेशिक संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं विदेश नीति को ही बैलेंस करने वाला रहा भी है। तो इस प्रकार से विदेश नीति को आकार देने में भी प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में हम ये भी पढ़ेंगे कि अनेक
राष्ट्रीय स्तर के आयोग और परिषद भी हैं जिनका पदेन अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे कौन कौन से आयोग या परिषद हैं जिनका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? पदेन अध्यक्ष का मतलब कि प्रधानमंत्री तो है ही है, साथ ही साथ किसी दूसरी संस्था यानी आयोग या परिषद का भी अध्यक्ष होना, उसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। और किन किन का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री? तो एक तो नीति आयोग, जो पहले कभी योजना आयोग के रूप में जानी जाती थी, तो नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा और कौन से आयोग? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और कौन से परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो इन आयोगों या परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि संकट की स्थिति में, अगर देश के ऊपर संकट आ जाए तो संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री होता है जो आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। उस दौरान आपदा प्रबंधन का प्रमुख, यानी संकट की घड़ी में आपदा प्रबंधन का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की इन आयोगों और परिषदों में भी निर्णायक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि एक तरह से देश के विभिन्न आयामों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पास व्यापक शक्तियां हैं और व्यवहार में हमने अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री की इस तरह की शक्तियां देखी भी हैं। विमुद्रीकरण, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही निर्णायक रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। और इसीलिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि अगर भारतीय संविधान में किसी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति नहीं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति सदृश है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री की शक्ति अनेक कारकों पर, अनेक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती हैं। अनेक परिस्थिति कैसे कि संसद में उसके दल की स्थिति क्या है। जैसे मान लो एक गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार यानी मिलीजुली सरकार है, तो वह प्रधानमंत्री काफ़ी कमज़ोर होगा। इसके अलावा उसके दल में उस प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। अगर प्रधानमंत्री का नियंत्रण अपने दल पर अच्छी तरह से है तो प्रधानमंत्री की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारक ये होता है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। प्रधानमंत्री अगर चमत्कारिक व्यक्तित्व का है तो उनकी शक्तियों के ऊपर कोई सीमाएं नहीं रह जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें नेहरू जी की, अगर हम बात करें इंदिरा जी की, या अगर हम बात करें वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं इन्होंने संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शक्तियों को काफ़ी व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की और हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुई जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हैं, जिन घटनाओं ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है, उन घटनाक्रमों को उनके कार्यकाल के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री टॉपिक से बनने वाला तथ्यात्मक या फिर धारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल किसी भी तरह का सवाल है उसका आंसर दे सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।